मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे हेडमास्टर मत बनाओ, मुझे शागिर्द मत बनाओ। मेरा नाम तुम्हें जो रखना हो वो रख दो। आप झाड़ू वाला रखना है, झाड़ू वाला रख दो। मुझे सिर्फ इतना दे दो जिससे मेरा घर चल जाए, जिससे मुझे दूसरों के सामने हाथ न पसारना पड़े। तुम्हें जो नाम रखना हो रख दो, जो रखना हो, जितना गंदे से गंदा लगे, छोटे से छोटा लगे, वो नाम रख दो। तुम स्वीकार है, रख दो। बहन मायावती जी ने भी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी, सफाई कर्मी नियुक्त किए थे और वो सारे आज परमानेंट हैं। तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं हो सकते? जब वो संविदा कर्मी परमानेंट हुए और हमारे यहाँ पर दीनदयाल विश्वविद्यालय है पशुओं का, उसमें ऐसे कर्मचारी थे जो डेली बेसिस वाले थे, केवल उनको ठेकेदार की ओर से पैसा दिए जाते थे और उन्हें भी आज से 10 साल पहले नियमित किया गया और कुछ लोग तो आज पेंशन ले रहे हैं। जो अंगूठा छापे अनपढ़ हैं, अपना केवल सिग्नेचर बनाना सीख गए हैं, उनके बच्चों ने उन्हें हस्ताक्षर करना सिखा दिया है और वो लोग आज पेंशन ले रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों की इतनी जो बुरी स्थिति है, ये क्यों है? सरकार को दिखाई नहीं देता कि 10,000 में एक व्यक्ति अपना परिवार कैसे पालेगा, कैसे अपने बेटियों की शादी करेगा, कैसे बूढ़े माँ बाप की दवा कराएगा, कैसे स्वयं की दवा कराएगा। आज लगभग 50% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। अब वो अपनी दवा कराए, अपने बच्चों की दवा कराए, कैसे शाम को कैसे अपने बच्चों के लिए खाना उपलब्ध कराए, कैसे वो क्या करे, इस बात को कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी समझने को तैयार नहीं है। माननीय सुंदरम जी के पास रोज जाते हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास रोजाना मुलाकातें होती हैं। आज वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, आ, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हुई। तो जब इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, तो सरकार यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं, वास्तव में सरकार यदि शिक्षा मित्रों का कुछ भला करना चाहती है, तो फिर देर ना करे, जो भी देना है दे दीजिए, और दे नहीं देना है तो मना कर दीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए हमारे पास कोई भी मानदेय बढ़ोतरी की कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की। शिक्षा मित्र जिए मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई छोड़कर चला जाना चाहेगा तो चला जाएगा, रहना चाहेगा तो रहेगा। जैसी भी अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको झेल रहा है, उसको झेलेगा। लेकिन आप चुनाव से पहले आश्वासन देते हैं, कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बनाने के बाद में फिर जब परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आप फिर भूल जाते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब हम कुछ ज्यादा कहेंगे तो हमारे ही कुछ साथी कहेंगे कि आप सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन हम भूखे हैं, क्या करें। हमारा हृदय रोता है जब हमारे 3 साथी रोजाना मृत्युशैया पर सो जाते हैं, दो साथी अपनी किडनी बेच रहे हैं। तो बताइए हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जी साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 300 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए रोजाना की दवा है मेरी, और 50 से 60 रुपए की रोजाना की दवा माता पिता की है। रोजाना की दवा है। यानी एलर्जी इस टाइप की हो गई है कि कुछ भी खा लो, 3-4 छींक आती है, उसके बाद जुकाम हो जाता है, 3-4 छींके आएंगे, उसके बाद जुकाम हो जाता है। 100 रुपए रोजाना की दवा चल रही है सर, मिलते 300 रुपए, 100 रुपए रोजाना की दवा। और फिर अब ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? नई शिक्षा नीति लेके आए थे, नई शिक्षा नीति कोई बाहर के लोग लेके आए थे। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया है कि या तो संविदा को खत्म कर देंगे अथवा संविदा पे लगाए हुए कर्मचारियों को नियमित करेंगे। क्यों नहीं नियमित कर रहे? या तो आप ये कह दीजिए कि भाई बाहर करना है आपको, इसलिए हम आपको नियमित नहीं कर रहे।
दूसरे राज्य जो वहां के संविदा कर्मियों को स्थायी कर रहे हैं या उनको पर्याप्त मानदेय दे रहे हैं, उनके लिए अलग से संविधान है क्या? उनके लिए अलग से संविधान है क्या? राजस्थान का अलग संविधान है क्या? उत्तराखंड का अलग संविधान है क्या? महाराष्ट्र का अलग संविधान है क्या? पंजाब का अलग संविधान